स्टूडेंट, मैं अभिनंदन कुमार आप लोग को एपी ट्यूटोरियल के इस साइंस सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आज रिपब्लिक डे है। सबसे पहले आप लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बधाई। आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। वह संविधान जिसके आधार पर ही हमारा आज सारी व्यवस्था चल रही है। अमीर हो, गरीब हो, बड़ी जात हो, छोटी जात हो, सबको एक समान अधिकार मिला है। वह हमारे संविधान का ही देन है। उन संविधान निर्माताओं को सादर प्रणाम है हम लोग मेरे तरफ से। चलिए आज हम लोग साइंस सीरीज पे चलते हैं। साइंस के कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामों के लिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम है। याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। हिंदी वाला थोड़ा नहीं दिख रहा है, अंग्रेजी में समझ लीजिए कि द नंबर ऑफ लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज 2। ठीक है, चलिए हम कि प्रकाश के परावर्तन समझते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश स्रोत है, जब कोई प्रकाश स्रोत है, जब कोई प्रकाश का स्रोत है चल प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ये। कि प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पर तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। प्रकाश का परावर्तन, इससे दो चीज़ याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, दो नियम होते हैं। क्या क्या दो नियम होता है तो समझिए कि मान लीजिए कोई एक प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर से कोई एक सनलाइट आ रहा है। ठीक है, ये सनलाइट आ रहा है, तो जब ये एक अपारदर्शी वस्तु रहेगी, अपारदर्शी छाया किसका बनता है? छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तु का बनता है। ठीक है, एक पारदर्शक उससे कहते हैं जिससे पूरा प्रकाश पास हो जाए, और अपारदर्शी उसे कहते हैं जिससे प्रकाश पूरा पास नहीं कर पाए। तो अपारदर्शी वस्तु से जब कोई एक सनलाइट या कोई भी लाइट टकराती है तो वहाँ से एक मुड़ जाती है। ठीक है, तो इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा थोड़ा। परावर्तित किरण, और यह बीच में जो होता है इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और आपतित किरण और अभिलंब से मिलकर जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बनता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसीलिए आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका रूल होता है कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला रूल है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। और दूसरा रूल होता है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण, यह जो है आपतन कोण, यह जो आपतन कोण बना था, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम है परावर्तित किरण का, परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का, कि आपतित किरण और परावर्तन, आपतित कोण, आपतन कोण
आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे यही पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है। तो पर याद रखिए प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में या शून्य में होता है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना आप लोग को, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। चलिए कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव होता है। देखिए प्रिज्म का पीछे हम फोटो लगाए हैं, यही है प्रिज्म। जब किसी श्वेत प्रकाश, जब ये श्वेत प्रकाश, ये है श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये प्रिज्म, ये श्वेत प्रकाश जो अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। ये 7 रंग है, वैबग्वार्ड से हम लोग जानते हैं, VIBGYOR। V से वायलेट, E से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ठीक है, ये इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर आपको 2 नंबर में पूछ दे कि वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं, तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये प्रिज्म देख रहे हैं, इस प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। देखिए एक ये 2, एक 3, एक जस्ट इसके भी अपोजिट में, तो हो गया कितना 4, एक पीछे तो 5। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। याद रखिएगा ये 7 अवयवी रंगों है, जिसमें वायलेट को कहते हैं बैगनी, इंग्लिश में वैबग्वार्ड से जानते हैं, और हिंदी में हम लोग बैगनी हैप्पीनाला से जानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे अधिक जिसका इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जिसका होता है अधिक, तो वो रेड का, लाल का, और सबसे कम जो होता है तरंगदैर्घ्य वो बैगनी का। जो जितना ज़्यादा विचलित होता है उसका तरंगदैर्घ्य उतना कम होता है, जो जितना कम विचलित होता है उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है लाल रंग का और सबसे कम बैगनी का। ये क्वेश्चन, इससे 3-4 क्वेश्चन बन गए। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। और वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो इससे वर्ण विक्षेपण किस चीज़ से होती है, तो वर्ण विक्षेपण आपको प्रिज्म से होती है। ध्यान रखिएगा, प्रिज्म से होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछे तो अनंत, दूर बिंदु पूछे तो अनंत हो जाएगा। दूर बिंदु कितना हो जाएगा, अनंत। ये सेंटीमीटर मीटर ध्यान रखना है, देखो मीटर में भी दिया है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए एक प्रिज्म के कितने सतह से घिरा होता है, तो देखिए बताए थे आपको एक प्रिज्म कितने 5 सतह से घिरा होता है। देख लीजिए प्रिज्म को हम फिर से दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, एक नीचे 4, एक इसके जस्ट अपोजिट 5। ठीक है, अब चलिए किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बराबर बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का यूजेज जान लीजिए। उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो है वो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, अवतल दर्पण का हजामती दर्पण के रूप में, फिर डेंटिस्ट मतलब दंत का जो डॉक्टर होता है उसमें, गाड़ी के हेडलाइट में। ठीक है, उत्तल दर्पण का स्ट्रीट लाइट के रूप में, सड़क के किनारे जो लाइट लगी रहती है
उसके किनारे, और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। समतल दर्पण का हम लोग तो चेहरा देखने में उपयोग करते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में अगर आप पूरा अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आप अपने लंबाई के आधे का वो दर्पण होना चाहिए, तभी आपको पूरा दिख पाएगा। चलिए 7 नंबर है कि विद्युत विभव क्या है। देखिए विद्युत विभव के बारे में, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत विभव हम लोग किसे कहते हैं, जानिए कि विद्युत विभव इकाई धन आवेश को जब किसी अनंत क्षेत्र से लाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव का फार्मूला होता है, विद्युत विभव का फार्मूला होता है विद्युत इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश में जो कार्य किया जाता है ना उसी को विद्युत विभव कहते हैं। इकाई धन आवेश में को लाने में जो काम किया जाता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव का फार्मूला होता है कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा आवेश, ठीक है। तो इसका ऐसा मात्रक आपको पूछ देगा, कार्य का ऐसा मात्रक पढ़े होइएगा आप लोग 9th क्लास में। कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। पिछले वीडियो में हम आवेश का ऐसा मात्रक बताए थे। तब विद्युत विभव का ऐसा मात्रक का क्वेश्चन अगर आए तो ये जूल बट्टा कूलम, या ऐसे भी लिखा रहेगा जूल S-1। जैसे ही ऊपर गया तो JC माइनस हो जाएगा, जे जूल पर कूलम। विद्युत विभव को क्या चीज़ से मापते हैं, वोल्ट मीटर से। ध्यान रखिएगा विद्युत विभव को हम लोग मानते हैं वोल्ट मीटर से मापते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। सबसे पहला परिभाषा याद रखिएगा कि इकाई आवेश को अनंत से किसी इकाई आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का फार्मूला बन गया कार्य बट्टा आवेश, ठीक है। न्यूमेरिकल भी अगर इसे पूछेगा, अगर उससे पूछेगा नहीं, ठीक है। इतना को आप रटिए, आराम से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा और आएगा। देखिए इसमें कितना है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 80 नंबर आपका इसमें पूछेगा। तो 80 में 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उसमें 40 में भी 80 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, उसमें 40 ही बनाना है। तो 100% आएगा। थोड़ा दिमाग लगा के बनाइएगा, शांति दिमाग से, पूरे बनेगा, ठीक है। विद्युत विभव का कार्य बट्टा आवेश, कार्य का ऐसा मात्रक जूल बट्टा कूलम, ये डालिएगा कि कैसे कैसे पूछ देता है, ठीक है। जूल पर कूलम या JC -1 करके भी आपको पूछ सकता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होता है। चलिए हम लोग आप चलते हैं साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उत्तल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस जो दोनों है, इसके बाद में प्रिज्म का बन विक्षेपण भी यूज किया जाता है, जिसमें 5 सतह होते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का यूज सारे बता चुके हैं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किरण मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, ठीक है। जब प्रकाश की किरण, याद रखिएगा इसको, हवा की किरण, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, ठीक है। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर होती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो वह क्या होती है, अभिलंब से निकट होती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, ध्यान रखिएगा। CGS मात्रक होता है गॉस, ठीक है, CGS मात्रक होता है गॉस। वेबर होता है चुंबकीय विभव का ऐसा मात्रक, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का याद रखिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, याद रखिएगा, विद्युत धारा का एम्पियर। कैपेसिटर का, संधारित्र का होता है फैराडे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों को जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। देखिए जब हम किसी तार को दो टाइप से जोड़ते हैं, एक समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्रम में है, मान लीजिए ये एक तार है, इसमें यह प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध, ठीक है, और ये फिर ऐसे ऐसे है, ये प्रतिरोध लगा है, तो ये हुआ श्रेणी क्रम में। जब कोई तार ऐसे है तो ये हो गया समांतर क्रम में, ठीक है।
तो जब श्रेणी क्रम में मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम रहता तो R1 प्लस R2 हो जाता, जब श्रेणी क्रम रहता तब। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में जब रहेगा तब हम लोग कैसे करेंगे। देखिए समांतर क्रम में रहेगा तो मान लीजिए ये एक तार है और ये एक दूसरा तार समांतर क्रम में है, तब होता है फार्मूला, तब फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। अगर ये रहता है इस ऑप्शन में तो ये देते, लेकिन इसका देखिए एलसीएम ले लिया है। क्या ले लिया है? एलसीएम। देखिए R1 इंटू R2 होगा, भिन्न जोड़ कर लिया है इसका, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1, ठीक है, ये R1 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ R का मान पूछा है, ठीक है। इसमें बहुत गलती करेंगे आप लोग, इसमें ध्यान रखिएगा, इसको याद ही कर लीजिएगा, समझे ना। अगर 1/r बराबर, यहाँ R बराबर पूछा है तो R है नीचे ना, तो ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो ये R बराबर हो जाएगा, R बराबर ये R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2, ध्यान रखना है दोनों में, ठीक है। अगर समांतर क्रम में पूछे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, और यहाँ R का है तो ये C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग समझ गए। ये ऑप्शन नहीं, B नहीं होगा, यहाँ पर C होगा। C कैसे होगा समझ गए, C नंबर। चलिए ठीक है, समांतर क्रम में हमारे घर में जो तार आती है वो समांतर क्रम में ही जुड़ी रहती है। देखिए जूल पर कूलम, पिछले स्लाइड में हम बताए थे कि जूल पर कूलम क्या होता है। बताए थे कि विभव बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा आवेश, ठीक है। तो कार्य का होता है कि जूल पर कूलम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसका मात्रक होता है वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट, याद रखिए। तो वोल्ट बराबर जूल पर कूलम, याद करना है, रट लेना है, अब समझने का समय नहीं है, अब डायरेक्ट रटिए, समझिए बहुत अच्छा है, न समझे फिर भी अच्छा है, आप रट जाइए, डायरेक्ट जो देते हैं उसको रटते चलिए, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं कि दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ दे सकते हैं। हमारे आँख में जो दृष्टि दोष होते हैं 3-4 तरह के होते हैं। पहला है, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, आप लोग यहाँ से देखिए, लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट आई कैन सी, इसको हम हिंदी में पढ़ दे रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, दूर दृष्टि दोष वाले निकट कहाँ की वस्तु को देखती है। देखिए दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु। देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दो जानिए कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसको आपको 2 नंबर में भी या 5 नंबर में भी पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष तथा इसके उपचार के बारे में बताइए। तो निकट दृष्टि दोष क्या है कि वह व्यक्ति जो निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, तो हुआ निकट दृष्टि दोष। लेकिन यह जो है दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु को देखेगा, यहाँ तो ध्यान रखिए, जो दोष रहेगा वह चीज़ को देखेगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को देखेगा, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को देखेगा लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देखेगा, ठीक है। तो ये बी नंबर हो गया आपका कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष दूर की वस्तु को, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस, ये सारा फैक्ट सब नोट करते चलिएगा, अभिसारी लेंस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। चलिए अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे
कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, दिष्ट धारा उसे कहते हैं जो एक ही दिशा में प्रवाहित हो, प्रत्यावर्ती जो अलग अलग दिशा में भी प्रवाहित हो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसको कहते हैं डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और एसी प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट। समझे, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट। तो हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है। बिजली का सुचालक क्या होता है? देखिए सुचालक क्या होता है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होता है वो समझेंगे। तो सुचालक किसे कहते हैं? जिससे होकर करंट पास हो जाए। ठीक है, तो ग्रेफाइट जानते हैं क्या होता है? ग्रेफाइट एक बहुत अधातु है। जब धातु अधातु हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि धातु अधातु क्या होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है, अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जानते हैं ना, पेंसिल जो होता है, पेंसिल में काला वाला जो होता है ना वही ग्रेफाइट होता है, उसमें करंट सप्लाई होती है। तो विद्युत के सुचालक कौन होंगे? जिसमें करंट पास होता हो। देखिए पहला ग्रेफाइट इसकी आंसर हो जाएगी। देखिए कागज होता है, कागज से करंट नहीं होता है, मिट्टी के तेल में करंट नहीं प्रवाहित होती है, शुष्क वायु में भी करंट प्रभावित नहीं होती, इसलिए इसका आंसर ग्रेफाइट होगा। और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, बोलेगा एक ऐसा अधातु का नाम बताइए, अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक हो। अधातु विद्युत का सुचालक ये है, अधातु सुचालक यही हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, आगे हम लोग चलिए। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, क्षारीय विलयन किसको कहते हैं? ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, रट लेना है 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, 3 याद रखना है, 7 से जो कम होगा वह अम्लीय विलयन होगा, 7 से कम जो होगा वह कौन विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। 7 से अधिक जो होगा वह क्या होगा? क्षारीय विलयन। और 7 रहेगा तो वह उदासीन विलयन होगा, उदासीन विलयन होगा। ठीक है, अम्ल का स्वाद क्या होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और क्षारीय विलयन का क्षार जो होता है वो क्या होता है? कड़वा होता है, तीखा, तीखा कहिए या कड़वा कहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड कंपाउंड। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो उसे हम लोग कहते हैं यौगिक कहते हैं। ठीक है, ये देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों एक ही चीज़ होता है, तीनों का फार्मूला याद रखना है। चूना पत्थर का होता है CaCO3, संगमरमर का होता है CaCO3। ठीक है, और खड़िया जिसे चौक कहते हैं, जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे बचपन में या अभी भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, खड़िया, इसे भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। तो देखिए ये तीनों तो एक ही जैसा है और ये अलग है, ये हो जाए। एक जिप्सम, जिप्सम का भी फार्मूला याद रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखना है, जिप्सम का याद रखना है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि ये किसका प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फिर से अच्छा से लिख दे रहे हैं CaSO4 हाफ मतलब 1/2 H2O। और जिप्सम का जो होता है, जिप्सम का जो होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, दोनों में अंतर है, ये हाफ है 1/2 और ये है 2H2। ठीक है, दोनों का फार्मूला याद रखना है। तो इसका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, इसको याद रख लीजिए, बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3। 20 नंबर पर चलिए, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? देखिए हाइड्रोकार्बन किसे हम लोग कहते हैं? हाइड्रोकार्बन स्लाइड, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। ठीक है, इस 2 तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त एक असंतृप्त।
इसमें होता है एल्केन, ध्यान रखना है, एल्केन, एल्कीन और एक एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होते हैं, इसमें एक बॉन्ड होते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, 2 आबंध होते हैं। और एल्काइन में इसमें 1 आबंध, इसमें 2 आबंध, इसमें 3 आबंध। समझे? इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। समझे? ध्यान रखना है कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसमें हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि किसके किसके बीच सिंगल बॉन्ड और किसके के बीच जिसमें एन लगा रहे, जिसमें एन लगा रहे वह हो जाएगा एल्केन, वो हो जाएगा एल्केन। और एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। मान लेते हैं हम लोग कि मीथेन, तो मीथेन का फार्मूला होता है, सबसे पहले एल्केन का फार्मूला याद रखिए कि CnH2n+2। यहाँ n बता रहा है कि कितना कार्बन है। ठीक है, जैसे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, मतलब 1 कार्बन रहा तो मीथेन, 2 कार्बन रहा तो ईथेन, 3 कार्बन रहा प्रोपेन, 4 रहा तो ब्यूटेन, 5 रहा तो पेंटेन। ठीक है, तो उतना आप लोग को नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, बस आपको फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा पूछ दे और उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जैसे इसमें आबंध पूछ दिया, यह आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही VVI और बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार ये पूछता है, आप मिला सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, CnH2n+2, जैसे CH4 है, इसमें कार्बन कितना है 1, यहाँ डालिए CN1H2 1 प्लस 2, तो हुआ CH, 2 1 2 2 2 4। तो ये क्या हो गया? मीथेन का हो गया। तो इसमें ध्यान रखना है कि जिसमें मीथेन रहेगा ऐसा फार्मूला बैठा के देखना है और चेक करना है कि एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। अगर एल्कीन का रहेगा तो इसमें सिंगल बॉन्ड, अगर एल्केन रहे तो सिंगल, एल्कीन रहे तो डबल और एल्काइन रहे तो 3 होगा। जैसे हम आपको ये मीथेन का था, हम ईथेन का दिखा रहे हैं। ईथेन देखिए, ईथेन का फार्मूला होता है C2, ठीक है, 1 कार्बन 2 हुआ तो कार्बन ईथ तो 2 और 2 दूना 4 2 6, ये हो गया ईथेन का फार्मूला। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बनेगा, डबल है ना, तो सब के बीच जो बगल बगल में हाइड्रोजन ये आ जाएगा। तो इसके इस सब के बीच कितना है? सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये हो गया ईथेन। चेक करना है, कैसे हम समझेंगे कि ईथेन है कि एथीन है कि एथाइन है। ठीक है, तो ऐसे ही चेक करके हम लोग समझ जाएंगे। और एल्कीन का होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, CnH2n। ठीक है, जैसे एल्कीन है तो एथीन अगर हम करते तो यहाँ पर कितना 2 कार्बन हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाता है 4, यहाँ पर रखना है। अगर दुगुना रहे, यहाँ पर जो कार्बन है उससे दुगुना रहे तो हो गया ये आपको एल्कीन। ठीक है, और एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। चलिए, जब हम आप लोग को ये कार्बनिक का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सारा और डिटेल से चलेगा। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते देखते रहिए, कम टाइम है, कम टाइम में सारा कुछ करना है। ठीक है, और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2, ये माइनस है। ध्यान रखना कि एल्केन में +2 होगा, एल्कीन में CnH2n, इसमें प्लस तलस नहीं रहेगा, और एल्काइन में CnH2n-2 होगा। ये 3 फार्मूला आप लोगों को रट लेना है। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है, उसको हम लोग कैसे समझे ना, किस हाइड्रोकार्बन के। देखिए CH4 है, इसमें कार्बन कितना है? 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है। और फार्मूला कहते हैं CN
H2N+2, तो एक कार्बन है तो C1H, तो ये एक यहाँ देंगे तो 2 1 2, ये 2 2 4 हो गया, तो CH4 हो गया। इसका मतलब ये एल्केन है, तो एल्केन में कितना बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा। ये देखिए यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 2 है, तो देखिए 2, 2 दूना 4 और फिर +2, तो ये तो किस पे बैठ गया? एल्केन में, तो ये भी क्या है? एल्केन है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही होगा, ये आंसर नहीं है, बता रहे हैं इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिए ये कार्बन 3 है, तो 3 फिर 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है, इसका दुगुना से 2 अधिक रहेगा। अगर कार्बन 3 है उसका दुगुना से 2 अधिक, तो ये हो जाएगा एल्केन, और एल्केन में हो जाता है, आप लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो बच गया ऐसे भी चेक कर सकते हैं। वैसे जानिए कि एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2, तो यहाँ पर कार्बन 3 है, H, तो यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, और -2, तो आ गया C3H4, तो ये एल्काइन है, तो एल्काइन है तो इसमें कितना बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा इसे भी तो डायरेक्ट रट लेना है। अब समझे फिर भी अच्छा, न समझे फिर भी अच्छा, आप लोग को रट लेना है। वैसे बहुत अच्छा से हम डिस्कशन कराए हैं। अगर समझ में आया होगा तो इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम जो मेहनत आप लोग की कर रहे हैं वो हमारी मेहनत के बदले भी हमें कुछ मिले। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जितना पढ़े उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया आप लोग का 3। बेकिंग सोडा का हो गया NHCO3। चूना पत्थर विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि सबका फार्मूला एक है और ये इसका अलग है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक, अम्लीय pH मान 7 से कम। बिजली का सुचालक ग्रेफाइट होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होते हैं 220 वोल्ट और प्रत्यावर्ती धारा। दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देखते हैं दूर की वस्तु को, और निकट दृष्टि वाले निकट की वस्तु को देखते हैं। जूल पर कूलम का हो जाएगा वोल्ट, जूल पर कूलम का हो जाएगा वोल्ट। समांतर क्रम में ये ध्यान रखिए, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, थोड़ा बता दें, 1-2 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। टेस्ला हो जाएगा। जब प्रकाश की हवा से कांच में प्रवेश होता है अभिलंब के निकट। साइड मिरर के रूप में हुए उत्तल दर्पण, ये भी देखिए उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों समझिएगा, 2 अलग अलग होता है। विद्युत विभव हो जाता है अदिश राशि। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा? उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर और मीटर ध्यान रखिएगा। प्रकाश का वर्णविच्छन किस उपकरण से संभव होता है? प्रिज्म से, जो कि हम लोग दिखा रहे हैं। ये घटना जो है प्रकाश का वर्णविक्षेपण है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, 5 पृष्ठ, 1 2 3, इसके बगल में 4, 1 5। ठीक है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 बता दिए हैं। कौन कौन नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन दोनों के ही नियम होते हैं। थैंक यू। आज रिपब्लिक डे है, खूब मनाइए। थैंक यू एवरी मच।